हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर के यूट्यूब चैनल पर। आप सब जानते हैं कि आप लोगों को इस चैनल पर अभी मॉडल एक्टिविटी टास्क जो 2022 में बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है उसके प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। इसके पहले भाग में हमने क्लास 10 के बच्चों के लिए मॉडल एक्टिविटी टास्क के तहत गणित विषय को हल किया था। आज उसी सीरीज में हम लोग क्लास 10 के ही भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर जो प्रश्न दिया गया है हम लोगों को उसे देख लें, उसके बाद उसके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। अभी आप अपने स्क्रीन पर क्लास 10 के बच्चों के लिए बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर अंग्रेजी में जो प्रश्न पत्र उपलब्ध है उसे देख पा रहे हैं। मैं पिछले वीडियो में ही आप लोगों से कह चुका हूँ कि बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अभी तक हिंदी भाषा में प्रश्न पत्र या एक्टिविटी टास्क उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो बहुत बड़ी गलती है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ओर से। लेकिन हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए अंग्रेजी और बांग्ला इन दोनों ही प्रश्न पत्रों का जो हिंदी अनुवाद है वह लेकर आए हैं, तो आशा है आप उसे देखिएगा। पहले अंग्रेजी प्रश्न को देख लें हम लोग। अंग्रेजी में आप देख पा रहे हैं फिजिकल साइंस में जो पहला प्रश्न है वो है करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ एक अंक के 3 प्रश्न दिए गए हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 2 यह ट्रू फॉल्स टाइप प्रश्न है, यहाँ भी एक अंक के 5 प्रश्न हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 3 आंसर इन ब्रीफ, यानी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ 2 अंक के 3 प्रश्न दिए गए हैं। और प्रश्न संख्या 4 यह थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न है, यहाँ 3 अंक के 2 प्रश्न हमें दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र का जो हिंदी अनुवाद हम लोगों ने किया है आप लोगों के लिए, अभी आप अपने स्क्रीन पर हिंदी में जो प्रश्न पत्र ट्रांसलेट किया गया है आप लोगों के लिए उसे देख पा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ एक अंक के 3 प्रश्न हैं और हर प्रश्न के लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन सही है उसे हमें चुनना है। प्रश्न संख्या 2 निर्धारित करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत। एक अंक के 5 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें, जिसमें 3 प्रश्न हमें दिए गए हैं और हर एक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, यानी यह डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न है। यहाँ कुल हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और इन दोनों के लिए हमें 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों का जो सही उत्तर होना चाहिए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। पहला प्रश्न दिया गया है दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ एक अंक के हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और हर प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन हैं। इस चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन सही है उसे हमें चुनना है। तो पहला जो प्रश्न है 1.1 प्रश्न पूछ रहा है वह गैस जो ग्रीन हाउस गैस है। इसके लिए जब हम अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 गैसें ही मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं। इन तीनों में से आप देख रहे हैं कि जो तीसरा ऑप्शन है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, हमें यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये ऑप्शन सी हमारा आंसर है, क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों गैसों में ही कोई भी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 1.2 वह प्रजाति या वह गैस जो ग्रीन हाउस गैस है और जिसका जलीय घोल अम्लीय होता है। एक बार फिर से, जो ग्रीन हाउस गैस हमने आपको पहले दिखाया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी गैस है जिसका जलीय घोल अम्लीय होता है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी। 1.3 वह गैस जो ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो कई रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड आमतौर पर NOx के रूप में इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि ओजोन छिद्र बनाने के लिए ओजोन को नष्ट करते हैं, यानी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ हमें पूछा गया है ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस ऐसी है जो
ओजोन के परत को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके अलावा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, ये ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, तो ये तीनों तो आंसर हो नहीं सकते हैं, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, निर्धारित करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत। इसके अंतर्गत हमें 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी इन 5 प्रश्नों को हल करके हमें कुल 5 अंक मिलेंगे। इसमें 2.1 पूछ रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव इसीलिए होता है क्योंकि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है। हम सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि वातावरण में मौजूद होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे पृथ्वी का तापमान सजीवों के निवास करने के लिए सटीक बना रहता है। तो यह कथन बिल्कुल ही सही है। 2.2, जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न CO2 ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। यह कथन सही है? नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कुछ अन्य गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। 2.3, पृथ्वी के वायुमंडल में 2 प्रमुख गैसें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो 2 प्रमुख गैसें हैं उनमें एक है नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। ये दोनों गैसें ही सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित हैं, और ये दोनों ही गैसें हम जानते हैं ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यह कथन सही है। 2.4, पृथ्वी की सतह से निकलने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन की तरंग लंबाई यानी वेवलेंथ सूर्य से आने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन की तरंग लंबाई से कम होती है। यह कथन गलत है। 2.5, ओजोन के रूप में अणु निम्न ऊर्जाओं के परावैगनी विकिरण को अवशोषित करके ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु में टूट जाते हैं। यह कथन बिल्कुल ही सही है। ओजोन के टूटने की घटना एक प्राकृतिक घटना है, और हम जानते हैं कि ओजोन, जिसे हम O3 से प्रदर्शित करते हैं, यह टूट करके ऑक्सीजन का अणु और परमाणु हमें देता है। आशा है इन प्रश्नों को आप सही ढंग से समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें, कुछ कहना हो कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। एक और बात, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। यहाँ हमें 2 अंक के 3 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हल करके हमें कुल 6 अंक मिलेंगे। जिसमें पहला जो प्रश्न है 3.1, ग्लोबल वार्मिंग के 2 हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है, ग्लोबल वार्मिंग का हमारे पर्यावरण, पौधों, जानवरों, मनुष्यों और हमारे ग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ इसके कुछ हानिकारक प्रभाव दिए जा रहे हैं। पहला, वैश्विक तापमान में वृद्धि। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी का तापमान या विश्व का तापमान बढ़ने लगा है। एक अनुमान के अनुसार देखा गया है कि अगली शताब्दी के दौरान वैश्विक तापमान में औसतन 1.5 डिग्री से लेकर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि देखी जा सकती है। इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में ध्रुवीय बर्फ और हिमनद पिघलने लगेंगे, जिसके फलस्वरूप समुद्र का जल स्तर काफी बढ़ जाएगा। यह अनुमान लगाया जाता है कि वैश्विक तापमान में औसतन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से पृथ्वी पर बार बार बाढ़, तूफान और बवंडर आदि आ सकती है। दूसरा पॉइंट है कि ग्लोबल वार्मिंग के हानिकारक प्रभाव के रूप में मानव का स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। प्रतिकूल रूप से प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा परिवर्तन और तापमान में वृद्धि से मच्छरों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे मच्छर जनित बीमारियां जैसे मलेरिया, फाइलेरिया आदि फैलेंगी।
इसके साथ ही त्वचा और श्वसन तंत्र से संबंधित अन्य रोग भी फैलेंगे। तो ये 2 हानिकारक प्रभाव हैं ग्लोबल वार्मिंग के, जो हमने यहाँ बताया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3.2 की तरफ। 3.2 निम्नलिखित कथन को तर्क सहित सिद्ध कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी पर जीवन के उद्भव के लिए अनुकूल तापमान प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए CO2, CH4, CFC, O3 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिम्मेदार हैं। ये गैसें छोटी तरंग लंबाई की सौर विकिरण को पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन पृथ्वी की बड़ी तरंग लंबाई के पुनः विकिरणित विकिरण को, यानी पृथ्वी गर्म होने के बाद जो रेडिएशंस छोड़ती हैं, उसको अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है। फलस्वरूप पृथ्वी गर्म हो जाती है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें ग्रह को इतना गर्म रखती हैं कि मानव और अन्य प्रजातियों का अस्तित्व बना रहे। यह पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से यदि ग्रीन हाउस प्रभाव न हो तो पृथ्वी पर अत्यंत ठंडक बनी रहेगी, जिससे इस पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये थे प्रश्न 3.2 के उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 3.3 की तरफ। 3.3 में हमें पूछ रहा है, जीवमंडल या जीव जगत पर ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने के 2 हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर, जीव जगत पर ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने के 2 हानिकारक प्रभावों को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, जिसमें पहला है यूवी विकिरण में वृद्धि। ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने के कारण यूवी विकिरण पृथ्वी तक पहुंचता है और त्वचा कैंसर, अंगों की विकृति आदि का कारण बनता है। जो दूसरा पॉइंट है, यूवी विकिरण जंतुओं के आंखों के कॉर्निया को प्रभावित करता है और मोतियाबिंद की घटना में वृद्धि करता है। यानी यूवी विकिरण के कारण लोगों के आंखों में कैटरेक्ट की समस्या अधिक दिखाई देगी। यह एक कोशीय पौधा, जिसे हम फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं, को नुकसान पहुंचाता है और एक कोशिकीय प्राणी, जिसे हम जू प्लांक्टन कहते हैं, उसे मछली, समुद्री जंतुओं आदि की आबादी को भी प्रभावित करता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के पृथ्वी तक आने के प्रतिकूल प्रभाव जंतुओं पर, इसके अलावा एक कोशीय पौधों और एक कोशीय प्राणियों, मछलियों, समुद्री जंतुओं आदि सभी पर पड़ता है। ये थे प्रश्न 3.3 के उत्तर। आशा है आप लोगों को उत्तर सही ढंग से समझ में आया होगा। और हिंदी मीडियम की जो किताबें हैं उनमें ग्रीन हाउस और ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन के परत के क्षतिग्रस्त होने की जो घटनाएं हैं, उस पर सही ढंग से उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने कोशिश की है कि जो भी जानकारी मुझे है वो मैं इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाऊं। तो अगर यह आंसर आपको अच्छा लगा तो अवश्य ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना न भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें 4.1 के तहत हमें पूछा गया है, उन कारणों की व्याख्या करें जो कांच के ग्रीन हाउस के आंतरिक वातावरण को उसके बाहर के वातावरण के सापेक्ष गर्म रखते हैं। इस प्रश्न को हल करके हमें 3 अंक मिलेंगे। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर। ग्रीन हाउस कांच के बने घर होते हैं। इस तरह के घरों का उपयोग ठंडे प्रदेशों में, जहां ठंड के कारण खुले मैदान में फसल उगाना असंभव होता है, वहां पेड़ पौधों, सब्जियों, फलों और फूलों को उगाने के लिए किया जाता है। दिन के समय कांच का घर अपनी दीवारों और छत के माध्यम से सूर्य की किरणों को भीतर प्रवेश करने देता है, जो कमरे के अंदर मौजूद पौधों और हवा को गर्म कर देता है। इस प्रकार इसकी ऊर्जा का एक हिस्सा खपत होता है, यानी खर्च होता है। अब जानते हैं सूर्य की किरणें जिस माध्यम से गुजरती हैं उस माध्यम को गर्म नहीं करती हैं, लेकिन जब वह किसी वस्तु से टकराती हैं या उस वस्तु पर पड़ती है तो वह उस वस्तु को गर्म करती है। तो कांच के घर से जब सूर्य की किरणें भीतर प्रवेश करती हैं तो वह उस कमरे के अंदर मौजूद पौधों और हवाओं को गर्म कर देती है। इस प्रकार इसकी ऊर्जा का कुछ हिस्सा खपत हो जाता है। अब पृथ्वी की सतह से
ऊर्जा का अवशोषण हुआ, वह ऊर्जा क्या होती है, विकिरित होनी शुरू होती है। यानी जब पृथ्वी गर्म होगा तो वह हीट रेडिएट करेगा। ये जो हीट निकलता है उसका वेवलेंथ सूर्य के प्रकाश की वेवलेंथ से अधिक होता है। अधिक वेवलेंथ होने के कारण ये गर्म रेडिएशंस जब कांच के घर से बाहर जाना चाहती हैं तो वह अधिक वेवलेंथ के कारण नहीं जा पाती, यानी कांच की दीवारें उसे बाहर नहीं निकलने देती हैं। यह विकिरण रात में गर्मी की अनुभूति के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए दिन के समय कांच के घर के भीतरी भाग गर्म हो जाता है और रात में भी यह काफ़ी देर तक गर्म रहता है। यह थे प्रश्न 4.1 के उत्तर। अगर यह उत्तर आपको अच्छा लगा है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें एक हौसला मिलता है कि अधिकांश लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस बनाने के लिए हमें हौसला मिलता रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4.2, उस एक गैस का नाम बताइए जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है। इसका उत्तर है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंतर्गत जो क्लोरीन गैस होती है वह ओजोन के क्षतिग्रस्त होने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। यानी क्लोरीन गैस ओजोन को सबसे अधिक क्षतिग्रस्त करती है। कहा गया है कि क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1000 अणुओं को नष्ट कर सकता है। इसी प्रश्न में एक दूसरा भाग है कि जब हम कहते हैं कि ओजोन के परत में छेद हो गया है, इसका वास्तव में क्या अर्थ है। इसका उत्तर है कि ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करती है। यह सूर्य से आने वाले हानिकारक यूवी रेडिएशंस को पृथ्वी तक आने से रोकता है। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन की परत का पतला या क्षीण होना, उसे ही हम लोग ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल कहते हैं। हालांकि यह एक क्षेत्र है जहां क्या होता है, ओजोन की परत का पतली हो जाती है, लेकिन फिर भी इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे छेद या छिद्र कहते हैं। यह क्षेत्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। अब ये ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है, यानी ओजोन में जो कमी आती है, ओजोन की परत जो पतली हो रही है, उसका कारण क्या है। तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इसके अलावा एरोसोल स्प्रे और प्लास्टिक फोम आदि द्वारा उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग शॉर्ट में CFC कहते हैं, उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन परमाणु होते हैं। ये गैसें उस ऊंचाई तक पहुंचती है जहां ओजोन परत स्थित है। ये गैसें ओजोन परत में अत्यधिक ऊर्जावान फोटोन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ओजोन परत से ओजोन की कमी होने लगती है। यानी ओजोन परत की जो मोटाई है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ओजोन परत में छेद है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तविक वहाँ छेद है, बल्कि एक विस्तृत भाग में ओजोन का जो लेयर है वह पतला होने लगा है। इसे ही हम लोग साधारण भाषा में ओजोन के परत में छेद होना कहते हैं। यह थे प्रश्न 4.2 के उत्तर, और इस उत्तर के साथ ही हम इस एक्टिविटी टास्क के लगभग हर प्रश्न को हल किया है। आशा है आप सब इस उत्तर से संतुष्ट होंगे और अपने कॉपी में आपने इसे नोट कर लिया होगा। अच्छा लगा है, पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को अवश्य लाइक करते जाएं। कुछ कहना हो, अपनी बात कहना चाहते हैं, कमेंट करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस तरह के अच्छे वीडियोस पा सकें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कई लोगों ने, मैं देख रहा हूँ, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम इसी तरह के अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आशा है आप सब स्वकुशल हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।